कुछ टिकट्स क्लियर नहीं हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब वो जो बल्ले की एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ये कैसे अफेक्ट होगी? और जो भी स्ट्रैटेजी पीटीआई बना रही है कि हम एक वेबसाइट पे डाल देंगे, अपना कैंडिडेट देख लें, वो कर तो रहे हैं कुछ, लेकिन इन हलकों को ये कैसे अफेक्ट करेगी बल्ले का निशान ना होना? जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई के लिए इस वक्त दो मेजर इश्यूज थे। एक तो ये था कि टिकट एलोकेशन में कुछ अहम लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए थे, जिसकी वजह से आपने जितने भी नाम लिए उसमें कुछ गैर मारूफ नाम नजर आते हैं। तो उसकी वजह यही थी कि चूंकि वहाँ के जो लोग थे, रहनुमा थे, वो इलेक्शन के इस मरहले तक नहीं पहुंच सके। सो इसलिए पहला तो मुश्किल रास्ता पीटीआई के लिए ये था कि उन्होंने उन गैर मारूफ नामों को चुना है। दूसरा मसला पीटीआई के लिए ये हो गया है कि चूंकि अब बैट का निशान उन्हें नहीं मिल रहा, तो एक दफा फिर पीटीआई के अंदरूनी हलकों में ये सर्द जंग जारी है कि अब तो सारे कैंडिडेट्स ने डिफरेंट इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना है। तो अब एक दफा फिर लोगों ने सिफारिशें करवानी शुरू कर दी हैं और कई हलकों में रद्द बदल होगा। उसकी वजह यह कि बैट मौजूद नहीं है, दीगर इंतखाबी निशानात पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो इसलिए पीटीआई के अंदर जो फाइनल लिस्ट आनी है उससे पहले भी हम कई जगहों पर तब्दीली देख सकते हैं। सो इन दो वजूहात की बिना पर मैं समझता हूं कि पीटीआई को एक सेटबैक जरूर पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के जरिए तो बैट और इमरान खान इस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन अब हर हलके के अंदर, हर हलके के वोटर तक ये मैसेज देना कि आप इस हलके में हैं और यहां पर आपका निशान घड़ा होगा, जीप होगी, शेर होगा, शेर नहीं भेड़ होगी, पंखा होगा, जो भी निशान है, सो वो कन्वे करना खासा मुश्किल होगा। ठीक है, इसमें माजिद साहब दो इश्यूज हैं। एक तो इशू है कि जैसे कुछ लोग प्रोमिनेंट हैं, शुएब शाहीन साहब प्रोमिनेंट हैं, लोग टेलीविजन पे देखते हैं, उन्हें मालूम है हमारा कैंडिडेट कौन होगा। खोसा साहब हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, रेहाना डार साहिबा हो गई। ये लोग तो वो एस्टैब्लिश लोग हैं जिनकी चूंकि शख्सियत लोगों में रजिस्टर्ड है, तो शायद इनके लिए इतने चैलेंजेस ना हो, या इनके लिए भी चैलेंज होगा अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो। जी वो चैलेंज इस तरह से होगा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो बैलेट पेपर पर जाकर सिर्फ निशान देखते थे, शेर का निशान, तीर का निशान, तराजू का निशान, ट्रैक्टर का निशान और इसी तरह बल्ले का निशान। तो अब जब बल्ले का निशान नहीं होगा और जो वोटर पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए ये मुश्किल होगी कि वो उन नामों में से नाम तलाश करे और फिर उन नामों के अंदर से वो इंतखाबी निशान भी तलाश करे। सो ये एक मुश्किल इंतखाबी जंग इस वक्त तहरीक इंसाफ को लड़ना पड़ेगी। अगर बल्ले का निशान पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मौजूद होता तो तहरीक इंसाफ के लिए खासी आसानी होती, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनकी मुश्किलात दो गुना हो चुकी हैं। माजिद बताइए, हिस्ट्री में कभी ऐसा पहले हुआ है कि जमातों को बगैर निशान के लड़ना पड़े? और अगर ऐसा, या ये हम नई एक मिसाल, क्योंकि बहुत सारी नई रिवायतें भी माशाल्लाह हम साथ साथ कायम करते रहते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में से कोई ऐसी मिसाल है जिससे कोई सियासी जमात ऐसे प्रोसेस से पहले गुजरी हो? देखिए, सियासी जमातें मुख्तलिफ प्रोसेस से जरूर गुजरी हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी लगती रही है, वो नए नाम से सामने आती रही हैं। इसी तरह 1985 के इलेक्शन में हमने देखा कि उसमें किसी भी सियासी जमात को नुमाइंदगी नहीं दी गई, सब लोगों को गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। सो इस तरह की मिसालें तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस मौजूदा साल 2 साल की सियासी सूरत हाल के अंदर कई चीजें नई हो रही हैं, कई नई रवायात बन रही हैं। सो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि पहली दफा हो रहा है और पाकिस्तान में इस तरह की कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। लेकिन वो जो गैर जमाती इलेक्शन थे माजिद साहब, उसमें भी जो कैंडिडेट थे उनका सिंबल तो था ना, मतलब उनको मालूम तो था कि ठप्पा कहां लगाना है वोटर को। जी उस वक्त पीपल्स पार्टी के डर से ये इकदाम उठाया गया था और बाकी जमातों ने भी इससे एतराज ही बरता था। उसकी वजह यह कि उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए किया गया था। लेकिन यह पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन से 25 दिन पहले या 30 दिन पहले मुल्क की एक मजबूत, एक बड़ी जमात को जिसने 1 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हों, उनको निशान से महरूम किया जा रहा है। तो वो उसकी कानूनी वजूहात जो भी हों, लेकिन इसका इम्पैक्ट वोटर के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा और मैं समझता हूं कि ये
जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि ये पाकिस्तान में कई रवायात नई बन रही हैं। ठीक है, तो एक और रोशन रिवायत हमने कायम कर दी है। लेकिन माजिद साहब, अब इशू एक तो इलेक्शन होना है, इलेक्शन में चले ये पुल सरात भी ये पार करके अपने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कराते हैं, तो उसके बाद भी इनको किसी सियासी जमात की जरूरत होगी। अभी रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने नाम तो नहीं बताया पर उन्होंने कहा कि एक खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, एक पंजाब की जमात है, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की है, बाद में शायद मुआहदे के तहत वो कैंडिडेट ज्वाइन कर लें। ये इतना आसान मरला होगा या चूंकि अब जो पीपल्स पार्टी, आईपीपी, ये सब भी मैदान में है, खासतौर पे पंजाब में, ये इतना आसान मामला नहीं होगा, वो भी चाहेंगे कि इन कैंडिडेट्स को उचक लें। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अब उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसी कानूनी कदगन नहीं है कि जिसके बाद वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी एक जमात के पाबंद हों। इसलिए तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने के बाद कानूनी तौर पर सो उनसे कोई तकाजा नहीं कर सकती। हाँ, इखलाकी तौर पर उनके ऊपर ये कदगन जरूर होगी कि आप पीटीआई के वोट लेके आए हैं तो अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह सियासी तारीख में लोग मुख्तलिफ सियासतदानों को लोटा कहकर पुकारते हैं या वफादारियां बदलने पर तनकीद होती है, वो बिल्कुल होगी, लेकिन चूंकि कानून के मुताबिक वो ऐसा करने में आजाद होंगे, इसलिए इलेक्शन के बाद भी शायद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी ना हो, क्योंकि इन सब लोगों को किसी एक जमात के परचम तले रखना कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में एक निहायत मुश्किल काम होगा। माजिद, एक और सवाल है। 1985 की आपने एग्जाम्पल दी, 1985 की, तो जब ये गैर जमाती इलेक्शन हुए थे तो सियासतदानों की एक नई पौध पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में आई थी, उनको क्लास ऑफ 85 भी कहते हैं। और अगर उसमें बहुत प्रोमिनेंट हम बात करें तो ये ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, मैं अगर नाम ठीक ना लूं तो आप मुझे ये करेक्ट कर दें, तो ये चौधरी निसार साहब, एक क्लास ऑफ 1985 जो थी वो इंट्रोड्यूस की, फिर आगे उन्होंने 30-35 साल हम देख रहे हैं सियासत पे ये हावी हैं। ये जो नई स्ट्रैटेजी है जिसके तहत शायद बल्ले के निशान के तहत ये लोग लड़ें, ये क्या नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाएगी? क्योंकि ये भी ख्याल था कि शायद अब इलेक्टेबल्स का उतना कद नहीं है जितना कि पार्टी के या शख्सियात के वोट का है। क्या इसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने जो नाम लिए उनमें से सिर्फ ख्वाजा आसिफ थोड़ा सा बाद में आए थे, बाकी वो तमाम नाम हैं जो गैर जमाती इलेक्शन की वजह से आए। और उससे पहले हम देखते हैं कि 70 और 77 की जो पॉलिटिकल क्लास थी वो 1985 में ख़त्म हो गई थी। और 1985 के इलेक्शन का जो एक नुकसान हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तानी सियासत में से नज़रियात की सियासत और इस तरह के सियासी मुकालमे का जो रुझान है वो कम हो गया। पैसे का, असर व रसूख का, थाना कल्चर का, ये इन चीजों का असर व रसूख बढ़ गया। जिस उम्मीदवार के पास ज्यादा पैसे हैं उसके जीतने के इम्कानात ज्यादा हो सकते हैं। ये ऐसे मनफी ट्रेंड्स हैं जो 1985 के इलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी सियासत में आए, जो कि बाद में मजीद मजबूत होते गए। और हमने देखा कि 2002 के इलेक्शन में फिर ये चीज इस्टेब्लिश हो गई कि मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से कोई भी नजरियाती वर्कर, खा वो किसी भी जमात का हो, उसे इलेक्शन जीतने के लिए नामुमकिनात में से गुजरना पड़ता है। और हमने देखा कि अभी भी जो 272 का या 342 का ऐवान था गुज़िश्ता, उसमें तमाम लोगों की माली हालत खासी मजबूत थी। सो ये 1985 का जो ट्रेंड यहां तक आया है, उसने पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल नुकसान पहुंचाया और नजरियात की जगह मालियात सिस्टम में आ गई। और अब जो इस दफा होगा उससे एक नया ट्रेंड जो सामने आएगा वो ये है कि पार्टियों के एमएनएस तो असेंबली में मौजूद होंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा। वो वोट तो किसी और पार्टी का लेके आए होंगे, लेकिन वो आजादाना तौर पर कौमी असेंबली में किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया माजिद निजामी।